नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, इस निवेदन के साथ कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बंधु, अगर हम समाज को देखें और समाज के दृष्टिकोण से हम अगर दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 को देखें और इसके पहले के जो कानून हैं उनको भी देखें तो यह पाते हैं कि पूर्व में जो अपने कुष्ठ बाधित बंधु थे, यानी सविता के बंधु थे, जो कुष्ठ रोगी हैं, वे भी दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। जो कुष्ठ बाधित बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उनके अधिकारों से उनको वंचित करते हैं, यानी जो गरिमामय जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 भारतीय संविधान देता है, वो कहीं ना कहीं हर्ट होता है और उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है। लेकिन आज जो हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं वह इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यानी दिव्यांगजन अधिकार कानून, जो हमारे कुष्ठ बाधित बंधु हैं, सविता के बंधु हैं, उनको अपने में समाहित करते हुए फैसिलिटेट करता है। यह प्रश्न अपने में बिल्कुल नया नहीं है, पुराना ही है। हां, थोड़ा सा अधिनियम को ढंग से सूक्ष्मता के साथ शब्दशः पढ़ने की जरूरत पड़ती है, चिंतन मंथन करने की जरूरत पड़ती है, और यदि आवश्यकता पड़े तो जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनको भी हमको देखना पड़ता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को जब हम देखते हैं तो इसका जो धारा 2 है उसमें परिभाषाएं दी हुई हैं बहुत सारी। उन परिभाषाओं के प्रकाश में उन 3 परिभाषाओं का स्क्रीनशॉट हमने वीडियो के शुरू में लगा रखा है। पहला, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, दूसरा पर्सन विद डिसेबिलिटी, और तीसरा है पर्सन विद डिसेबिलिटी हु आर इन नीड ऑफ हाई सपोर्ट। अब जब पर्सन विद डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की बात करते हैं और हाई सपोर्ट नीड की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इन तीनों में कोई अंतर अवश्य है, अन्यथा 3 परिभाषा क्यों देते कानून बनाने वाले। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वे इस प्रकार व्यवहित करते हैं उन दिव्यांगों को जिनका दिव्यांगता का प्रतिशत सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड रूल्स है उसके अनुसार जो नियमों में चर्चा की गई है 40 या 40 से ज्यादा, ऐसे लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है पर्सन विद डिसेबिलिटी की। इसकी चर्चा मैं अभी इसके बाद करूंगा, लेकिन पहले चर्चा करूंगा पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड। वे दिव्यांगजन जो गंभीर रूप से ग्रसित हैं दिव्यांगता से और उनको उच्च स्तर की सहायता की आवश्यकता है, ऐसे दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड की कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए नियमावली में बाकायदे व्यवस्था है, एक समिति बनती है, वह निर्धारित करती है कि इनको किस तरह की सहायता की आवश्यकता है, और इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाली हुई है शायद। अब जो मुख्य विषय है मैं उस पर आ रहा हूं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो मैंने अभी 2 तरह की दिव्यांगता की चर्चा किया वह तो स्पष्ट हो ही गया होगा। इसके इतर जितने भी बंधु हैं वे पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं। अब इसके लिए जो परिभाषा आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, उसमें है वह व्यक्ति यदि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या सेंसेशनल मींस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से इस तरह से लॉन्ग टर्म से पीड़ित है कि वह पूरी तरह से समाज में जो होने वाली गतिविधियां हैं उसमें अपने को संलग्न नहीं कर पा रहा है, यानी एक ऐसा हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा है, ऐसी बाधा उत्पन्न हो रही है कि वह समाज में सामान्य व्यक्तियों की तरह प्रतिभाग नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आएगा। आपको याद होगा हमने एक वीडियो डाली थी, पति का अभिभावक कौन, इसलिए काफी कुछ चर्चा हमने वहां किया हुआ है। इस सेक्शन की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा,
लेकिन यहां पर मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में परिभाषा दी गई है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की, एक दृष्टि फेरनी पड़ेगी उस पर भी। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की जो हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वह अगर बिल्कुल माइन्यूटली एक एक चीज को हम देखें तो वह अपने में उन दिव्यांगों को भी शामिल करती है जो अफेक्टेड भी हैं। आप देखेंगे लेप्रोसी क्योर्ड पर्संस, फिर नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग। यहां हम उसका स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं सो दैट कि आप समझ सकें। जब इस ढंग से आप कंपैरिजन करते हैं उस धारा 2 में वर्णित परिभाषा का और इधर जो शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें किस प्रकार की दिव्यांगता का वर्णन है, उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन की जो परिभाषा दी गई है उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि दिव्यांगजन अधिकार कानून अपने में पूर्ण है। एक एक शब्द के माध्यम से यदि हम ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर्स को देखते हैं तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के दिव्यांग को विभेदित नहीं करता है। आपको याद होगा कि जब समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल ने जयपुर में अपना अधिवेशन किया था तो एक प्रस्ताव पारित किया था। उस प्रस्ताव में यह चर्चा किया था कि जो हमारे लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन्स हैं उनके लिए क्या क्या हमको चाहिए। यहां 2 कैटेगरी है लेप्रोसी की जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूं। एक तो लेप्रोसी अफेक्टेड पर्सन्स और दूसरे लेप्रोसी क्योर्ड एंड डिफॉर्म्ड पर्सन्स, यानी एक वो जिनमें सिर्फ सेंसेशनल दिक्कतें अभी हुई हैं, शुरुआती दौर है, एमडीटी ले रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में अभी ऐसी कोई विकृति नहीं आई है, चाहे पैर हो चाहे हाथ हो, वो डिफॉर्म नहीं हुए हैं, आंखों की भौहें भी डिफॉर्म नहीं हुई है, नाक भी डिफॉर्म नहीं हुई है, तो ऐसे लोग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। जी हां, चूंकि जब परिभाषा को पढ़ते हैं तो सेंसेशनल जो प्रॉब्लम है वो उनको आ चुकी है, लेप्रोसी अफेक्टेड हो चुके हैं, समस्या वहां आ रही है। इसका इंप्लीमेंटेशन अभी उस तरह से नहीं हो पा रहा जिस तरह से होना चाहिए। चूंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सुनंदा भंडारी के केस को देखें तो उसमें की रोल जो दिया गया है वो स्टेट कमिश्नर विद डिसेबिलिटी और चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन के लिए कानून में वो भी जिम्मेदार हैं। अब इंप्लीमेंटेशन के लिए जब हम इन दोनों अथॉरिटीज की बात करते हैं तो हम इसमें नहीं जाएंगे कि इन अथॉरिटीज ने अभी तक क्या किया, क्योंकि अब जो समय बीत गया है उससे समीक्षा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर जो दिक्कत आ रही है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की सेक्शन 7 को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं सेक्शन 7 में कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी संस्थान को यह पता चलता है कि किसी दिव्यांगजन के साथ उसका दुरुपयोग होने वाला है, एब्यूज होने वाला है, वायलेंस होने वाला है या एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है या हो रहा है, तो वह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन देते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऐसी इंफॉर्मेशन पाने के बाद 4 तरह के ऑर्डर पास कर सकते हैं। उनमें रिहेबिलिटेशन की भी बात है, मेंटेनेंस की भी बात है और प्रोटेक्शन की भी बात है। मैं ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सेक्शन 7 पर वीडियो हमने डाल रखी है, उसकी भी लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अब जो कुष्ठबाधित बंधुओं के साथ दिक्कत यहां आती है सोशल स्टिग्मा। सामाजिक रूप से इनके साथ ना कोई बैठना चाहता है ना इनको सम्मान देना चाहता है। और कुष्ठबाधित की बात हम क्यों करें, अभी भी समाज में कुछ लोगों की भाव है कि अभी भी दिव्यांगजन को वो अपने बगल बिठाने में
काफी हद तक शर्म महसूस करते हैं, अपनी इंसल्ट फील करते हैं। मेरे साथ ऐसा एक आध दो बार हुआ है, प्लेन में भी ऐसा हुआ, एक आध दो बार और हुआ है, इसलिए मैं अच्छी तरह इसको समझ सकता हूं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं सब लोग ऐसे हैं, समाज में अच्छे लोग भी हैं जो वेल ट्रीटमेंट भी देते हैं। किसी भी दिव्यांग जन के प्रति यदि उसका शोषण होने वाला है या दुरुपयोग होने वाला है या वायलेंस होने वाला है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचना देते हैं। अब ये वायलेंस में क्या क्या शामिल होता है? अब वायलेंस की परिभाषा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं दी गई है। इसकी परिभाषा कहां दी गई है? अगर हम देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, वहां वायलेंस की परिभाषा दी गई हुई है। उसमें मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न, इस तरह से कई सारी चीजें दी हुई हैं जो वायलेंस की कैटेगरी में आती हैं। तो इस अधिनियम में अगर वो चीज नहीं है, नहीं परिभाषित की गई है, तो डेफिनेटली हमको किसी दूसरे अधिनियम में जिसकी परिभाषा दी गई है तो उसको यहां पर कंसीडर करना पड़ेगा। अब इस दृष्टिकोण से हम देखें तो मान लीजिए किसी कुष्ठबाधित बंधु या किसी दिव्यांगजन बंधु की कोई बेटी है और उस बेटी के साथ अगर कहीं से कोई छेड़छाड़ होती है या किसी तरह से कोई व्यक्ति ऐसी घटना करता है जो अमर्यादित है, जो उस दिव्यांगजन को मानसिक पीड़ा पहुंचाती है, तो क्या वह जो दिव्यांगजन बंधु है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन कार्यवाही कर सकता है या नहीं? तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की इस परिभाषा को देखें तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति, चूंकि वायलेंस शब्द आया हुआ सेक्शन 7 में और यही चीज आई है जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 92 को भी और उसके साथ जुड़े हुए अन्य कानूनों को भी, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दिव्यांग जन के परिवार भी इससे प्रोटेक्टेड हैं। लेकिन जब हम अदालतों में जाते हैं, जैसा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कोर्ट्स बनी हुई हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है, चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्टेट कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की डिमांड पहले करते हैं। अगर हम कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं और उसमें हम ये कहते हुए आ रहे हैं मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी मानसिक उत्पीड़न हुआ, तो ठीक है, यहां तक तो वो कहेंगे फिर ठीक है जाइए दूसरे फॉर्म पे जाइए, यहां क्यों चले आए हैं? उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अगर बच्चा माइनर है तो, या आईपीसी के एफएसएस है, या जो और महिलाओं के लिए बने कानून है उनके तहत ही आप यहां क्यों चले आए हैं? तो यह जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस से जुड़ी हुई है। जो चीज एक्ट में नहीं होती है वह चीज रूल्स में इंप्लीमेंट की जाती है, रूल्स में उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अगर हम सेक्शन 7 की लाइट में जो रूल फ्रेम हुआ है उसको देखें तो वह अपने में एक तरह से मम है, उस तरह से एक्सप्लेन नहीं करता जिस तरह की जरूरत होती है। मुझे याद है हमने काफी कुछ लिख करके भारत सरकार को इस बारे में दिया था। ऐसे में अब एक ही विकल्प बचता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या तो इन सारे प्रावधानों को व्याख्यायित करे या माननीय संसद या माननीय राज्य सरकारी संस्थाएं हैं वह रूल्स में संशोधन करते हुए एक्सप्लेनेशन पूरा इसको दे दें, एक व्यवस्था बना दें ताकि जो कुष्ठबाधित बंधु हैं उनके परिवार के लोग भी इससे आच्छादित हो सके। हाँ, इस काम में जो स्टेट कमिश्नर विद डिसेबिलिटी हैं या चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनका रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम उनके जुडिक्शन को देखते हैं तो सेक्शन 1 जो आता है उसमें पहले ही क्लास में जहां पर सुओ मोटो की बात आती है वो इस तरह से संज्ञान लेने के लिए सक्षम है और ऐसे रिकमेंडेशन वो सरकारों को कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि जाके पाँव न फटी बेवाई सो का जाने पीर पराई। ऐसे में या तो ऐसे लोग जो उन पदों को सुशोभित करते हैं या कर रहे हैं उनको चाहिए कि दिव्यांगजन के बीच में पहुंच के उनकी समस्याओं को लें, और जो लोग ऐसी संस्थाओं के लिए काम कर रहे हैं या दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं ऐसी संस्थाएं एक बृहद रूप से रिकमेंडेशन तैयार करके सीसीपीडी या एसपीडी जो भी स्थिति हो उनको भी दें और साथ में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भी दें, राज्य सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। तो मुझे लगता है कि जो यह विसंगति है यह काफी कुछ दूर हो सकती है। हां, संघर्ष तो बहुत दिनों से चल रहा है, यदि आवश्यकता पड़े तो विधि अनुरूप हमें संघर्ष अभी जारी रखना चाहिए ताकि हमारे दिव्यांगजन को
इसका लाभ मिल सके और एक समावेशी भारत, एक समुन्नत भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं, राम राज्य का भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं, एक आदर्श भारत जिसकी हम संकल्पना करते हैं, वह अस्तित्व में आ सके। अगर बात अच्छी लगी हो तो जरूर इसको आप अपनों तक, और उन अपनों से भी निवेदन रहेगा कि वो अपनों तक इसको जरूर भेजें ताकि समाज में एक सद्भावपूर्ण वातावरण तैयार हो और यह भाव विकसित हो सके। दिव्यांगजन भी इसी समाज के अंग हैं। लेकिन हाँ, निवेदन जरूर है चलते चलते, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।